इस वीडियो में हम लोग शरीर से दुर्गंध की समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में ब्रोमहाइड्रोसिस या ओस्मिड्रोसिस बोला जाता है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि क्या शरीर से दुर्गंध एक बीमारी का साइन है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। शरीर से दुर्गंध आना एक सामान्य प्रोसेस है जो कि एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी देखा जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पसीने वाली जगह से, जैसे आप खेल कूद करके आ रहे हैं, तो जो पसीना है ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी ऑर्डर, थोड़ा सा दुर्गंध आना एकदम सामान्य बात है। और इसी तरह से यदि आप किसी कारणवश एक दो दिन आप हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाए या फिर आप नहा नहीं पाए, तो उस कंडीशन में भी शरीर से थोड़ा सा दुर्गंध आना एक तरह से सामान्य की ही कैटेगरी में आएगी। लेकिन ऐसे तमाम तरह की बीमारी वाली स्टेट है जिसमें कि दुर्गंध देखने को मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग होती है, सोशली बड़ा डिस्टर्बिंग होती है। जिस भी व्यक्ति को होती है तो उसके लिए सोशली लोगों से घुल मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दुर्गंध जो आने के पीछे की कारण होती है वो मेन तरह से जो हमारे शरीर में उपस्थित एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में मानी जाती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अधिकतम लोगों में जो एक्जिला वाला एरिया है, मतलब कांख वाला एरिया, जो जांग का मतलब जन्नान के आसपास वाला एरिया एंड ब्रेस्ट के नीचे वाला जो एरिया है, वहां पर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। और वही वो ग्रंथियां किसी कारणवश यदि ज्यादा स्राव सिक्रीशन बनाने लगे तो फिर वो दुर्गंध का कारण बन सकती हैं। लेकिन एक दूसरा कारण में इक्राइन हाइपरहाइड्रोसिस आता है, जिसमें जो साधारण पसीने की ग्रंथियां हैं उनकी वजह से दुर्गंध बनने लगे, तो उसे इक्राइन हाइपरहाइड्रोसिस बोला जाता है, जो कि कम सामान्य कैटेगरी में देखा जाता है रिसर्च के हिसाब से। तो जैसे जो दुर्गंध का प्रोसेस है, तो इसमें एक चीज तो ये है कि एपोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ गई। दूसरी चीज ये हो गई कि बैक्टीरिया जो होती हैं स्किन पे, हमारी नॉर्मली जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया या फिर कोराइनी बैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरिया भी इसमें सेकेंडरी रोल प्ले करती हैं। और असल में यही रोल प्ले करती हैं सही मायने में देखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एपोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन निकला उसमें स्मेल बहुत थोड़ा या नहीं के बराबर होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करती हैं कि उसको ब्रेक कर देती हैं दुर्गंध वाले पदार्थ में, जैसे कि अमोनिया या फिर कुछ फ्री फैटी एसिड्स में, और इनमें फिर दुर्गंध होता है। मतलब ये जो होता है ये दुर्गंध का कारण बनती है कि जो अमोनिया और फैटी एसिड वाली जो चीज हुई वो दुर्गंध का कारण बनती है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर हो गए। लेकिन कुछ कंडीशन में बैक्टीरिया का काउंट भी बढ़ने को देखने को मिल सकता है। कुछ बीमारियां हैं जहां पर बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाए, जैसे कि एक बीमारी होती है एरिथ्रेज्मा, जिसमें कि रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं आंख में, वहां पर पुरानी बैक्टीरियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से पिरेपिटेड किरेटोलाइसिस, पैर में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, पसीना, मैसिरेशन और छेद, छोटे छोटे छेद मिलेंगे, तो उसमें भी ये देखने को मिल जाता है। इंटरट्राइगो, जो कांख में या फिर जांघ वाली जो स्किन है वहां पर रैसेज आ जाए, जिसको गांव की भाषा में काछ लगना बोला जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉजेज में होती है जहां पे बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनीज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसी तरह से कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें व्यक्ति को पसीना ही ज्यादा होता है, हाइपरहाइड्रोसिस जिसे बोला जाता है। तो उसमें जैसे एक्जिला से पसीना ज्यादा निकल सकता है, कांख से, जांघ से, हाथ पैर से, चेहरे से, तो वो बीमारी में पसीना ही ज्यादा बनता है, मतलब पसीना ही ज्यादा हो जाता है, फिर वो स्मेल का कारण भी बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है। इसके अलावा तमाम तरह के डाइटरी फैक्टर्स भी इसके पीछे कारण के तौर पर देखा गया है। तो डाइटरी फैक्टर में ये देखा गया कि जैसे आप ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, मीट का सेवन करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, प्याज का सेवन करते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं, इसके अलावा करी जो पाउडर होता है उसका सेवन करते हैं, गार्लिक, अनियन एंड करी पाउडर, तो ये सब भी देखा गया है कि आपके पसीने में, आपकी बॉडी में ऑर्डर पैदा कर सकती हैं। तमाम तरह के रेयर बीमारियां हैं वो भी देखी गई हैं, तमाम तरह के सिंड्रोमिक बीमारियां हैं वो भी देखा गया है कि शरीर में दुर्गंध पैदा कर सकती हैं। इसी तरह कुछ लीवर की बीमारियां हैं, कुछ किडनी की भी बीमारियां हैं जो कि देखा गया है कि बदबू पैदा कर सकती हैं।
तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो जाते हैं। ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज में से ये भी काउंट किया जाता है कि ओबीज लोगों में ये देखा गया कि ज्यादा पसीना बनता है और फोल्ड्स में पसीना ट्रैप होता है। तो जब फोल्ड्स में पसीना ट्रैप होगा, फिर तो केराटिन का मैसेरेशन होगा, केराटिन ब्रेक डाउन होगा, फिर बैक्टीरिया अपने काम में लग जाएंगी जो स्किन की नॉर्मल बैक्टीरिया है, और वो दुर्गंध वाले पदार्थ बनाने लगेंगी। और जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि कोई हैबिचुअल आदत से ही खराब हाइजीन है उसका, मतलब साफ सफाई कम रख रहा है, तो उसमें भी बदबू आना है। कोई हेयर को अपने मेंटेन नहीं कर रहा, जैसे कांख में किसी किसी के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, बॉडी में भी बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो वो वहां पर भी पसीना ट्रैप होगा बालों में, और फिर बैक्टीरिया अपना खेल दिखाएंगी और फिर आपकी बदबू आने लगेगी। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जो कि पसीना में बदबू या फिर शरीर से बदबू का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो डॉक्टर आपसे पूरा डिटेल में बात करेगा, सारा हिस्ट्री लेगा, रेयर से रेयर कॉजेस को भी पता लगाने की कोशिश करेगा, ये भी देखेगा कि आपके डाइट से हो रहा है, कोई सिंड्रोमिक बीमारी तो नहीं है, कोई शरीर के स्तर पे बीमारी तो नहीं है। तो इन सब के बाद फिर जब एक बार डायग्नोसिस बन जाती है तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अप्रोच अपनाया जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिसको सभी को फॉलो करना है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉज, मतलब कारण कुछ भी हो लेकिन सभी को वो चीज फॉलो करना होगा। जैसे डेली स्नान करना, डेली नहाना, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है वो कम होंगी, पसीना जो रुका हुआ है चमड़ी पे, जो गंदगी रुकी हुई है वो साफ होगा, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। अब नहाने के लिए आप एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल बाजार में जो एंटीबैक्टीरियल सोप मौजूद हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल सोप का अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। स्पेसिफिकली बेंजोइल पेरोक्साइड सोप जो होता है वो ज्यादा कारगर सोप के तौर पर देखा जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड के वॉश, बॉडी वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ एक प्रॉब्लम जो कभी कभी देखा जाता है वो होता है इरिटेशन, मतलब कि खुजली जलन होना कभी कभी। यदि कभी सोप गलती से छूट गया या लंबे समय तक स्किन पे एक्सपोजर हो गया, या क्रीम या जेल फॉर्मुलेशन में आपने लगाया, तो कभी कभी स्किन इरिटेट कर सकती है, कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको अपने बालों को ट्रिम करके रखना होगा, जैसे रेगुलर ट्रिमिंग करना होगा, तो वो आपके हाइजीन को हेल्प करेगी। ये ट्रिमिंग आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हेयर रिडक्शन जो लेजर के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल एकदम कम हो जाए या परमानेंटली वो खत्म हो जाए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। कुछ लगाने वाली दवाइयों का डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि अभी बात हुई बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम या जेल का, लेकिन उसमें इरिटेशन की समस्या कभी कभी देखी जाती है। कभी कभी डॉक्टर क्लिंडामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं जेल फॉर्मुलेशन में या क्रीम फॉर्मुलेशन में, तो ये भी हेल्पफुल देखने को मिलती है। फिर यदि आपके केस में पसीना ज्यादा बनना प्रॉब्लम हो तो फिर उसमें कुछ लगाने वाली या खाने वाली दवाई को भी डॉक्टर दे करके ठीक करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम सॉल्ट्स बड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं। एल्युमिनियम सॉल्ट जो हैं वो पसीना को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एल्युमिनियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट सॉल्ट कुछ मौजूद हैं बाजार में, तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन उनसे भी कभी कभी इरिटेशन, रैसेस देखा जाता है। इसलिए अधिकांश मरीजों में ये कहा जाता है कि उसे रात में पहले लगाएं, फिर बाद में आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लें, क्योंकि रात में स्वेटिंग कम होता है और स्वेट इस कंपाउंड को और ज़्यादा इरिटेंट कंपाउंड में बदल सकता है, इसलिए इसको रात में लगाया जाना चाहिए। अब एल्युमिनियम से ही रिलेटेड कंपाउंड है जो फिटकरी, साधारण फिटकरी है, तो वो होम बेस्ड मेजर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत पुख्ता रिसर्च मौजूद नहीं है फिटकरी के लिए, लेकिन ऐसा इशारा है कि फिटकरी जिनकी पसीना ज़्यादा आता है या फिर बदबू ज़्यादा आता है तो उनमें मदद करती है। लेकिन इसमें भी वही थोड़ा सा रिस्क रहता है कि इससे इरिटेंट, मतलब कि इचिंग या रैसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप घरेलू बेस मेजर में इसे अपना सकते हैं। तो अब कुछ टैबलेट भी आती हैं, जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट नाम की टैबलेट होती है, वो डॉक्टर आपका देता है यदि आपको ज्यादा पसीना हो रहा हो तो। इसी तरह से बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स नाम से एक मॉलिक्यूल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो रियो में बहुत सारे लोग लगवाते हैं, तो वो पसीने के परेशानी में भी इलाज में लाया जाता है। तो एक्जिला में भी लगाया जा सकता है, हाथ पैर में पसीना है तो वहां पर भी लगाया जा सकता है। कुछ रिसर्च बेस में अभी कुछ लेजर धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि एनडी एग लेजर है, वो भी अब धीरे धीरे इस्तेमाल की जा रही है। अब समय के साथ वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी।
इसके अलावा बहुत जिसमें डिफ़िकल्ट केसेज़ हैं, जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें सर्जिकल ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए गए हैं। तो सर्जरी में जैसे कि आपका जो सबक्यूटेनियस फैट वाला एरिया है, वहाँ पे सर्जरी डॉक्टर कर सकता है, या फिर थोरैसिक सिम्पैथेक्टमी एक प्रोसेस होता है, उसको भी कुछ रिसर्चर और डॉक्टर यूज़ किए हैं और उससे उन्हें बेनिफिट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कॉज के आधार पर ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कुछ सिंपल बेसिक ऑप्शन को भी रखा जा रहा है सामने। कॉम्प्लेक्स केसेस में कहाँ लेज़र, सर्जरी और इन चीज़ों का भी हेल्प लेना पड़ रहा है। तो यदि प्रॉपरली इसको जाँचा जाए, परखा जाए, मरीज़ से बात किया जाए, तो शायद ही कोई मरीज़ हो जिसमें बेनिफिट देखने को ना मिले। थैंक यू।